एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढका है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहा जाता है। आगे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस 20.95% पाई जाती है। इसके बाद आर्गन गैस जो होती है वह 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% एवं अन्य गैसें 0.04% पाई जाती हैं। चलिए हम नाइट्रोजन गैस के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रोजन आग को तेज़ी से फैलाने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। चलिए अगली गैस को देखते हैं। अगली गैस है ऑक्सीजन। अगली गैस है ऑक्सीजन। इसको देखते हैं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी या प्राणदायिनी गैस कहलाती है। इसका प्रतिशत होता है 20.95% वायुमंडल में पाई जाती है। यह वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है। ऑक्सीजन का मुख्य कार्य है आग जलाने में सहायता करना। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगली गैस है आर्गन गैस। आर्गन गैस जैसे कि वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। अगली मुख्य गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधे की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगली गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को देखते हैं। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला क्षोभमंडल है, इसको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अगला है समताप मंडल, इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। अगला है मध्यमंडल, इसे मीजोस्फियर कहा जाता है। अगला है आयन मंडल, इसे लोनोस्फियर आयनोस्फियर कहा जाता है। अगला है बाह्यमंडल, इसे एक्सोस्फियर कहा जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फियर कहा जाता है, लोनोस्फियर नहीं कहा जाता है। चलिए अब इसको एक एक करके देखते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं। अब पहली परत है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल की ऊंचाई
सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम इसलिए होती है क्योंकि ध्रुवों पर जो वायु का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर न्यून तापमान पाए जाने के कारण वायु का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वायु सतह के समीप पाई जाती है। जबकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण गैसें ऊपर गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई यहाँ पर 18 किलोमीटर है। सारी मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि का उगना इसी मंडल में होता है। आगे क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। इस मंडल को संवहन मंडल में भी कहते हैं और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5% तापमान में गिरावट आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे आंधी, बादलों का गरज, बिजली का कड़कना जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर तापमान समान रहने व मौसम गतिविधियों से मुक्त होने के कारण यहाँ वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। अगला है ओजोन परत। समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डाप्सन इकाई कहा जाता है। चलिए अगली परत है मध्यमंडल। आइए मध्यमंडल को जानते हैं क्या है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। इसे मीजोस्फीयर कहा जाता है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में ही आकर पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करके जलकर समाप्त हो जाते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है। यह ठंडा क्षेत्र है तथा यहाँ पर ताप -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। उल्कापिंड वाली घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। चलिए अगला मंडल देखते हैं। अगला मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल को देखते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ताप 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। यह विद्युत अवशोषित तथा आयनित गैसों का क्षेत्र है। यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि चार्ज होते हैं। इसी मंडल में से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाह्यमंडल। बाह्यमंडल क्या होता है? बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल को कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल को हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। आगे देखते हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।